क्यों, कुछ निकला आंसर? किया था कल किसी ने सवाल कल का, जो ये बोला था करने के लिए? किया आप में से किसी ने? नहीं, क्यों? बीमार थी, और बीमारी और इसका क्या वास्ता था? तो कितनी देर तक? 24 घंटे? बहान मास बना। आपने किया? आपको निकला कुछ आंसर? इस इनका माइंड ओवरऑल रिपल्शन आ रहा था कि अट्रैक्शन वैल्यू, मतलब इसकी वजह से कि इसकी वजह, ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा था, इसका कि उसका, मतलब टुवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड। हाँ वो सही है। आपका क्या है? आप दोनों ने किया? हाँ हाँ, आधा किया। ये आधा कौन करता है? आधा खाना खाया कभी? हाँ, ये कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये खुद करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप दैट्स अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस पे सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो व्हाट इज दिस टॉर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क, ठीक है? सो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा किसके बारे में सर? टॉर्क के बारे में। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ टॉर्क? टॉर्क किसे हम कहते हैं? शाबाश। टॉर्क किसे कहते हैं हम? सो क्लास 11th में आपने डिस्कस किया होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क किसे कहते हैं हम सर? टॉर्क इट इज अ रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है? जब भी हमारे पास क्या आ जाएगा सर, रोटेटिंग इफेक्ट किसी भी बॉडी में, वो से दैट कि टॉर्क आपके पास आ गया, ठीक है? सो इट इज नथिंग बट इट इज द रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है? किसी भी बॉडी में या सिस्टम में। दूसरी बात, ये कब प्रोड्यूस होता है? इट्स प्रोड्यूस्ड, टॉर्क कब होगा आपके पास? इट्स प्रोड्यूस्ड बाय कपल। कपल के माने आपके पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है? दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हो गए, उनको हम कपल कहते हैं, ठीक है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब जरूरी नहीं है दो इक्वल और अपोजिट होगा। अब कपल के माने आपके पास है दो इक्वल और अपोजिट, ठीक है? रिमेंबर दैट। टॉर्क अगर आपके पास दो फोर्स जो होंगे वो आपके पास यहाँ पे अनइक्वल भी होंगे, लेकिन तब भी टॉर्क होगा। लेकिन जब दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल, लेकिन अपोजिट होंगे नेचर में, मतलब एक अट्रैक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा? रिपल्सिव होगा। देन वी से दैट कपल हैज बीन फॉर्म, ठीक है? लाइकवाइज मेल फीमेल आर कपल्स। इन द सेम वे आपके पास दो फोर्सेस होंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी है, ध्यान रख लीजिए, यहाँ से इसको कोई फोर्स आ रहा है, यहाँ से इसको कोई फोर्स आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से फोर्स आ रहा है F1, यहाँ से फोर्स आ रहा है F2। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगा सर? टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दरवाजा देखा होगा, हिंज जहाँ पे होते हैं, याद कैशर पछोना कब्ज है, ठीक है? तो आप यहाँ पे हैंडल पे क्या देते हो सर? फोर्स। इफ यू सी कि आपके पास हिंजेस के हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है? यहाँ पे फोर्स, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है सर? यहाँ पे टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब टॉर्क को आपने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो F, ठीक है? मान लीजिए पॉइंट है P and you are supposed to find the torque about any point, let's suppose that is O, and whose position vector it is given to be R. Then आपने पढ़ा होगा टॉर्क टाउ, that is a vector quantity, it is equal to R क्रॉस F के बराबर होता है, ठीक है? क्लास 11th में आपने ये डिस्कस किया होगा, ठीक है? सो कैसे बराबर होता है टॉर्क? किसके बराबर? इट्स R क्रॉस F। R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स। पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है ना? विद रेस्पेक्ट टू ये जो पोजिशन वेक्टर होगा आपके पास विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट। लाइकवाइज आपके पास, ध्यान रख लीजिए, इधर ध्यान दें, मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना? यहाँ पे दैट पॉइंट P इज दिस वन, टिप। ये जो पॉइंट P है ये टिप है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। लेकिन अगर आप देखोगे ना, रोटेटिंग इफेक्ट इस पॉइंट के हिसाब से आ रहा है ना सर? दैट इज दिस पॉइंट O। ये जो पॉइंट O आपके पास यहाँ पे है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान जो आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज दिस R। ये आपके पास, यही पे आप यहाँ पे फोर्स दे रहे हो। और ये टॉर्क निकालना तब आसान होता है जब आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे फोर्स दे रहे हो
और जो पॉइंट जिसके हिसाब से आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड की यहाँ पे, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए तब टॉर्क को निकालना आसान है। कैसे, ध्यान रख लीजिए, आपने पढ़ा कि ये किसके बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। सिंस इट इज अ वेक्टर तो यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप। कल भी समझा दिया था इससे पहले भी कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, आप में से बोलेगा कोई, आर एफ साइन ऑफ थीटा आएगा ना सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रख लीजिए, एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, ध्यान रख लीजिए। व्हाट इज दिस थीटा, स्मॉल एंगल, किस किस के दरमियान, स्मॉल एंगल बिटवीन एफ और आर के दरमियान, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, ठीक है। मुझे बता दीजिए, ध्यान रख लीजिए, साइन थीटा किसके बराबर आएगा। इसको मैं एक काम करते हैं, अच्छा बता दीजिए साइन थीटा किसके बराबर आएगा यहाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क डालूंगा मैं, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है आर, ये किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, आर साइन थीटा। तो ये चीज जो आपके पास आई ना, ये वाली चीज, ये वाली, दिस इज हाउ मच, दिस इज आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस चीज को मैं लिखूंगा आर परपेंडिकुलर, लिखूं सर, तो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the point about which you are supposed to calculate the torque and the point of application, ना to show या दरमियान नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टॉर्क हमेशा होता है बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना सर। तो इसको कभी कभार हम ऐसे लिखते हैं, क्या सर, हम लिखते हैं इट्स इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म आया समझ, फोर्स आर्म के माने है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वायर यू अप्लाई द फोर्स एंड बिटवीन द पॉइंट वायर यू आर सपोज टू फाइंड द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है। ओ के हिसाब से टॉर्क कितना लगेगा, लाइकवाइज दिस, इसके हिसाब से टॉर्क कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स आप दे रहे हो। अगर आपके पास ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, लेकिन अगर किसी एंगल पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आई बस ये आसान रहता है। ये तो टॉर्क एक्चुअली आपको जो आप पढ़ रहे हो क्लास 11th का पोर्शन, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनेमिक, उसमें भी टॉर्क का कंसेप्ट है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल को रखना है, ठीक है ना। करंट कैरिंग कॉइल को रखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूजुअली आपसे पूछा जाएगा, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे कि टॉर्क ये कितना एक्सपीरियंस कर लेगा, ठीक है। देखते हैं कि पहले क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं। टॉर्क एंड फोर्स आर डिफरेंट थिंग्स। We use force in case of translatory motion, but we apply torque in case of rotatory motion, ठीक है ना। ये ट्रांसलेटरी मोशन जो ना स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम स्लाइडिंग मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी थी, तब हम यूज करते हैं फोर्स का। लेकिन जब भी रोटेशनल मोशन की बात हम करते हैं तब किसका हम यूज करते हैं, रोटेटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा। हाँ, यहाँ पे दोनों चीजें आएगी, फोर्स एंड फोर्स आर्म, तब हम यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट वी कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। तो जो वहाँ फोर्स का काम है, यहाँ किसका काम है, टॉर्क का। आपको बात आई मेरी समझ। वहाँ लीनियर मोमेंटम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, ठीक है। बात आई मेरी समझ। यहाँ लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। ये चीजें आपने आपस में कोरिलेट की होगी। देखिए मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, P, Q, R एंड S, ये कॉइल आपके पास है। मैंने इसको रखा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को हमने रख दिया यहाँ पे। अब कैसे रखना है, किसी एंगल पे, ठीक है। फिर हम स्पेशल केसेस लेंगे, अगर ये एंगल 0 होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, व्हाटएवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे देखेंगे, फिर इसका आपके पास टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, ध्यान रख लीजिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे B है, और इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा इस करंट कैरिंग कॉइल को, ध्यान रखिए यहाँ पे। अब इसमें करंट कुछ फ्लो होगी, मान लीजिए वो करंट इस डायरेक्शन में है,
इस डायरेक्शन में। आप ऐसे भी ले क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है सर, आई फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान आपस में क्या है सर, एंगल। कितना एंगल, लेट्स सपोज दैट एंगल इट इज थीटा। ये किसके दरमियान है, करंट एलिमेंट, मतलब कि ये जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वायर, ये हिस्सा, और किसके दरमियान, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब आपने पढ़ा, क्या पढ़ा सर, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस फोर्स, है ना सर, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मालूम है कि चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो एक्सपीरियंस फोर्स करेंगे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। अब ये कि रेक्टेंगुलर कॉइल में मानो इसको, यहाँ पे कितने आपके पास यहाँ पे वायर्स है, 4, मैं कहूँ यहाँ पे 4 आर्म्स है, कौन कौन सी, एक है पी क्यू, दूसरा क्यू आर, दूसरा आर एस, और दूसरा कौन सा आएगा, एस पी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं पी एस को लूंगा। ध्यान रख लीजिए, हमने पढ़ा किसके बराबर होता है फोर्स, बता दीजिए, ये फोर्स जो हमने पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, आई एल बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, साइन थीटा, पढ़ा ना। आई है करंट, एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, बी है वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा है एंगल किस किस के दरमियान, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, क्या बताते हैं, एफ बी आई, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है, इस साइड से, है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से। अब करंट कहाँ से है, नीचे साइड से, तो फोर्स कहाँ की तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा ना। सो इसको आउटवर्ड्स होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होगा, इनवर्ड्स, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहे, इसमें करंट ऐसे जा रही। बात आ रही है आपको समझ, ठीक है। तो इस फेस पे अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल आपके पास है, तो इस फेस पे आपको कहाँ की तरफ फोर्स आ रहा है, इस साइड से। इस फेस पे कहाँ की तरफ से आ रहा है, इनवर्ड्स, तो इसको आउटवर्ड्स, इसको इनवर्ड्स, रिमेंबर दैट, यू नो माय, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास आ जाएगा ये वाली आर्म और नीचे वाली आर्म आ जाएगी। ध्यान रख लीजिए, करंट कहाँ से है, नीचे, या इसको ध्यान रख लीजिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कैसे, देखिए एफ बी और आई, एफ बी आई, आर नहीं है, एफ बी आई, ठीक है। एफ इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब करंट कहाँ से है, ध्यान रख लीजिए, अब करंट कहाँ से है, करंट एफ बी आई, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से है, मगर ये करंट की डायरेक्शन कैसे है, इस साइड से, है ना सर, इसको ऐसे लेना आपको। तो आपके पास जो फोर्स आएगा ना वो कहाँ की तरफ आ जाएगा, दैट विल बी डाउनवर्ड्स। रिमेंबर एफ बी आई, देखिए ये आई था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए एफ बी आई, ये आपके पास करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ की तरफ से आएगा, डाउनवर्ड्स, है ना सर। तो इसको डाउनवर्ड्स, यहाँ पे देख लीजिए करंट क्या है सर, आपके पास है उल्टी डायरेक्शन में, इसको कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड्स। नाउ टेल मी, ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों का पहले वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा, बता दो। देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी सर, सेम, बी और बी। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या है सर, सेम, तो लेंथ भी सेम है, ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम। अच्छा, यहाँ पे मुझे बता दो, ये आई का वैल्यू, करंट भी क्या होगा इनमें, सेम, क्योंकि सीरीज यहाँ पे है, इस आर्म हर एक आर्म में सेम होगी, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए यहाँ थीटा है, थीटा आई, और यहाँ कितना आएगा थीटा, ध्यान रखो, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है ना, अपोजिट में, यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट एलिमेंट आईडीएल, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल इनके दरमियान, थीटा। अब ध्यान रख लीजिए, अब यहाँ करंट क्या इस फेस में, इस साइड से, आईडीएल इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहाँ से, इस साइड से, है ना सर। ये एंगल जो था ना आपके पास, ये एंगल, ये कितना था, थीटा, लेकिन मुझे मत इसके दरमियान निकालना है, मुझे इसके और इसके दरमियान निकालना है। ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। क्योंकि बताओ क्यों वहां पे हमने ऐसे लिया 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई बता सकता है सर। यहाँ पे करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए और करंट एलिमेंट, करंट है ना इसी डायरेक्शन में, तो करंट एलिमेंट भी उधर है, तो सेम डायरेक्शन में एंगल क्या लिया, थीटा, मगर ये करंट क्या, अपोजिट। मैं चुने ये एंगल न्यून क्या, मुझे इसके और इसके दरमियान ये वाला एंगल लेना है, आई बात मेरी समझ। अब यही वाला एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। अगर ये थीटा था तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। आपको मालूम है ना, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा।
साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन, लेकिन कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू आप क्या आने वाला सर? सेम। सो यू विल से दैट फोर्स ऑन दिस SP आर्म एंड फोर्स ऑन दिस QR आर्म दे आर इक्वल बट अपोजिट, है ना। और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है सर? सेम। लाइन ऑफ एक्शन सेम मतलब को ये अगर इस पूछो इग्निशन, ये लाइन को जोड़ दो, इन दोनों का सेंटर ये नीचे तरफ से आ रहा है, ये ऊपर साइड से आ रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स कितना होगा सर? 0। इना नेट फोर्स 0 और नेट रोटेटिंग इफेक्ट भी इन दोनों की वजह से कितना होगा सर? 0। कैसे मगस एमसी रोटेट, इट्स लाइक दैट। तो चूंकि यहाँ पर खिंचाव करा और यहाँ से आप कर रहे हो, तो नेट आपके पास फोर्स भी 0, नेट रोटेटिंग आपके पास इफेक्ट भी कितना आएगा सर? 0। तो इन दोनों की वजह से ना तो कोई फोर्स आ जाएगा नेट फोर्स, ना तो आपके पास कोई नेट टॉर्क आ जाएगा ना। देख लीजिए ये दो फोर्सेस, ये दो फोर्स, इनका वैल्यू पहले बता दीजिए क्या होगा। ये वाला FPQ और दूसरा कौन है? FRS। इस आर्म में दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए करंट I है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि L और L, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B। अब बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रख लीजिए, इसमें ये ऐसे आपके पास है, ठीक है, या ऐसे रख दीजिए, या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास ये करंट एलिमेंट है, इनके दरमियान एंगल कितना होगा? दैट इज 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री को तो आसान 1। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना, कि फेस 90 डिग्री, ये भी आपके पास 90 डिग्री पे आएगा, तो साइन 90 डिग्री 1 तो आएगा ILB, उसमें भी क्या आएगा? ILB। दोनों फोर्सेस क्या है सर? सेम, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखिए इसना आपके पास एक कॉइल आपके पास है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस साइड से है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस साइड से। क्या अब क्या होगा? 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे विल फॉर्म कपल, ठीक है ना। कपल के माने क्या है? 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी सर? डिफरेंट। उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? रोटेटिंग इफेक्ट। दैट रोटेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड सर टॉर्क, ठीक है। आई बस। सो हम कहे जब एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंस ए नेट टॉर्क बट नो नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। अगर आपको याद होगा हमने बोला था डाइपोल जब रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब आपके पास नेट फोर्स कितना होता है सर? 0। नेट टॉर्क 0 नहीं। लेकिन तब और एक बात भी हमने बोली थी, क्या सर? तब ये चीज बोली थी कि अगर आपके पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हर एक जगह सेम नहीं होगी, तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे बता दो, अगर यूनिफॉर्म के बजाय आता तो यूनिफॉर्म में ही है, अब अगर यूनिफॉर्म के ऐसा लेकिन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर बजाय कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस क्या क्या हो गए? आपसे बोला जाएगा नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क इज नॉन 0, नेट फोर्स इज नॉन 0, ऐसे ही नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज नॉन 0, ऐसे करके बोला जाएगा। बता दो क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट। क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म में हर एक जगह क्या रहता है सर? सेम, लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन पे क्या होगा? डिफरेंट। अगर बी का वैल्यू डिफरेंट है तो IF का वैल्यू भी क्या होगा सर? डिफरेंट। वो ये फोर्स ये इक्वल ये नहीं होगा, तब आपके पास नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और सिमिलरली नेट टॉर्क तो 0 होगा ही नहीं। लेकिन तब कपल नहीं बनेगा। कपल तब बनता है जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी। कपल की वजह से भी आपके पास यहाँ पे क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करती है कोई बॉडी, और अगर कपल ना बने डिफरेंट फोर्सेस उनकी स्ट्रेंथ हो, तब भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस, लेकिन उस चीज को कपल हम नहीं कहते, ठीक है। आई बात समझ? तो ये दो फोर्सेस थे, एक है SP पे कितना फोर्स था, दूसरा आपके पास कौन सा? QR पे, इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल करेंगे। फिर यहाँ पे PQ पे हमने फोर्स निकाला, कितना होगा? ILB, बताया ना मैंने। और यहाँ पे RS पे भी कितना होगा? दैट विल बी ILB। एंड ये दोनों फोर्सेस हो गए इक्वल एंड अपोजिट, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यहाँ पे भी था ना इक्वल एंड अपोजिट, मगर लाइन ऑफ एक्शन क्या है सर? सेम। तो ये तो नेट इफेक्ट टॉर्क भी आ जाएगा 0 और फोर्स भी 0। इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट। नेट फोर्स तो 0 आएगा लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं आएगा। तो रिमेंबर दैट व्हेनेवर दिस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स कितना होगा सर? 0, बट नेट टॉर्क आपके पास क्या होगा? नेट टॉर्क इट इज डिफरेंट फ्रॉम 0, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता होगा, ठीक है ना। और अगर आपको याद होगा कि आपके पास यहाँ पे B क्या होगा सर? इट विल बी यूनिफॉर्म,
मतलब कि स्ट्रेंथ क्या होगी सर, सेम होगी। लेकिन अगर ऐसा होगा, क्या सर, अगर ऐसा होगा कि आपके पास बी नॉन यूनिफॉर्म होगा, बी होगा नॉन यूनिफॉर्म, तब क्या होगा सर, तब आप बोलोगे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, ना तो नेट टॉर्क जीरो, तो वो तो पता ही है। ठीक है, बात आई समझ। ये रिमेंबर, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स 1000 बार अभी तक पूछा गया है आपके पास क्या क्या होगा। अब यहाँ पे अगर टॉर्क है तो कितना है, ठीक है ना, अगर टॉर्क एक्सपीरियंस का, अगर आपको याद होगा डाइपोल का टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद होगा, टाउ किसके बराबर था, पी क्रॉस ई, याद है, था कि नहीं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, पी, इसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, क्या कहते हैं, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी हम ऑब्टेन करेंगे, सिमिलर मतलब एग्जैक्ट नहीं, सिमिलर। अब यहाँ वहाँ पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या आएगा तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। दे आर आपस में क्या है सर, आप एनालॉगी इनमें कर सकते हो, मतलब कि जस्ट इसको उल्टा करना है, जिस तरह लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे भी टॉर्क आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ मैग्नेटिक, तो इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ, क्लियर। आप ध्यान रख लीजिए, अभी मैंने बता दिया टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स, शाबाश, इनटू फोर्स आर्म, है ना सर। मैंने पहले ही ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की, टॉर्क के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। ये देखिए, मैंने बोला कि किसके बराबर टॉर्क होता है और कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इट्स इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म के माने क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के दरमियान, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, करो बंद करो। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस के दरमियान। अब ध्यान रख लीजिए, इधर ध्यान रखिए, ये आपके पास यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में आया, इस पे जो फोर्स आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस पे जो फोर्स आएगा वो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं ना, ध्यान रख लीजिए, ये फोर्स एक ऐसा था, ये दूसरा फोर्स कुछ ऐसा था, है ना सर, और दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या था सर, सेम। ठीक है, ये F और ये भी क्या था सर, F। अब अगर मैं आपसे बता दूं, ये दोनों जो फोर्सेस आपके पास थे, इन दोनों पे आपके पास लाइन ऑफ एक्शन जो इनकी होगी वो कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली होगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इस चीज़ को आप दूसरा इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या सर, अगर आपके पास ऐसा है, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ठीक है, दिस इज F और ये भी आपके पास F है। ठीक है, अब मुझे बता दो, ये जो होगा आपके पास, ये कौन सी आपके पास आर्म होगी, ये होगी PS, जिसकी विड्थ कितनी होगी सर, B के बराबर होगी ना सर। क्या ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं है, ये है आउटवर्ड और वो क्या है सर, इनवर्ड। रिमेंबर दैट, दिस इज इनवर्ड, इनवर्ड को कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस, दिस इज आउटवर्ड, किससे डिनोट करते हैं सर, डॉट से। रिमेंबर दैट यूनिट माइंड। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए इनके दरमियान क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना सर, ये वाली इनके दरमियान क्या आ जाएगी सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई विल राइट हियर आर परपेंडिकुलर, ये आपके पास होगा। ठीक है, और आपने अभी देखा, क्या देखा सर, कि आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान ये कितना एंगल था सर, थीटा, है ना सर, ये एंगल आपके पास थीटा था। अब मुझे पता टॉर्क किसके बराबर आएगा, ये जो फोर्स था, ये फोर्स कितना निकला आपको, ILB निकला ना सर, वन ऑफ द फोर्स ILB। ठीक है, अब फोर्स आर्म, सर फोर्स आर्म क्या है सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा सर, शाबाश। अब ये कितना है, B, मुझे ये चीज निकालनी है ना सर, कौन सी चीज मुझे निकालनी है, ये वाली चीज R परपेंडिकुलर। बता दो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, क्यों cos किया फाइंड, साइन क्यों नहीं किया, tan क्यों नहीं किया। देखिए मुझे निकालना ये बेस, मुझे पता है सर हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है, cos करता है ना सर, cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज B। तो R परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा, B cos ऑफ थीटा, है ना। तो यहां मैं पुट कर सकता हूं सर, इट इज
बी कॉस ऑफ थीटा। इट इज सिंपली मल्टीप्लाई, इट्स नॉट क्रॉस है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस नहीं, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, ठीक है, बात है सम। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा, अब ये आएगा आई एल बी और कैपिटल बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रख लीजिए, व्हाट इज एल, एल क्या है इसकी लेंथ, व्हाट इज बी इसकी क्या है ब्रेड, वो क्या होता है एरिया, एग्जैक्टली ये होता है हमारे पास एरिया। तो ये आपके पास आ जाएगा टाउ का वैल्यू, इट विल बी आई इंटू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कॉइल है ना, ध्यान रख लीजिए, ये जो कॉइल है इस पे मैं नॉर्मल एक डालूंगा, नॉर्मल पता है ना आपको, देखिए अगर आपके पास ये सरफेस है, ये पूरी सरफेस, इस पे एक वेक्टर जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। अब ये देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसा है तो नॉर्मल वेक्टर ऐसा पड़ेगा, अगर ऐसे हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर ऐसा पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर हो, इट इज अ नॉर्मल टू द सरफेस, एक वेक्टर जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा बट नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमने पढ़ा था गॉस लॉ में भी वहां पे एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ नॉर्मल टू द वेक्टर हमारे पास कुछ होगा, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर एरिया होगा तो उस पर क्या डलेगा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर एन कैप, इट इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज नॉर्मल। अब मान लीजिए ये कितना मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है सर, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। अब बता दीजिए थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, कोई बोल सकता है, थीटा प्लस अल्फा, अरे 90 होगा ना, आप बोल रही हो, अच्छा तो थीटा कितना आएगा 90 माइनस अल्फा, डालो इधर, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आने वाला, आई ए बी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा, है ना। अब थीटा के बदले यहाँ अल्फा है, ठीक है ना, तो टाउ। अब मुझे एक बात बताओ, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी, शाबाश, मैग्नीट्यूड इसका किसके बराबर, ए बी, शाबाश। अब ये कॉइल जो थी ना, इसकी कितनी टर्न्स थी, एक टर्न, है ना। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो क्या होगा टॉर्क, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, शाबाश, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, शाबाश, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा n, शाबाश, आई ए बी साइन ऑफ अल्फा। सर आपने अगर देखा होगा भी, मैंने पहले स्मॉल n का यूज़ किया था, मैंने वो रब किया फिर कैपिटल n लिखा। स्मॉल n किसके लिए यूज़ करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। कैपिटल n किसके लिए यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। सो रिमेंबर दैट इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है ना, आई बात समझ। सो दिस वाज फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए कितना था, सो अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। व्हाट इज दिस करंट, व्हाट इज दिस एरिया, अगर आपको याद होगा वहां हमने एक चीज डिस्कस की थी, P डाइपोल मूवमेंट, दैट इज चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू ऐसे लिखा था 2L, है ना सर। अब यहाँ चार्ज के बजाय क्या है सर, करंट, चार्ज के बजाय करंट और लेंथ के बजाय एरिया, है ना सर। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर, n, है ना सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n I a, दिस थिंग वी कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। सो कैसे लिखेंगे इसको, टाउ का वैल्यू n I a के बदले m b साइन अल्फा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे फिर, टाउ इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी m क्रॉस b, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी साइन ऑफ अल्फा इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप, इट इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है। एन कैप जो भी हमने लिखा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ध्यान रखो, ये अल्फा किस किसके दरमियान एंगल है, एंगल बिटवीन, बोलो किस किस के दरमियान, m
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी के दरमियान, या और मोर प्रिसाइसली आप बता सकते हैं यहाँ पे ये है नॉर्मल टू द वेक्टर और किसके दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान, है ना सर, बात है समझ। और याद रखो डायरेक्शन क्या होगी किसकी सर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, वही डायरेक्शन होगी जहां से आपके पास क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, जहां से नॉर्मल वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में आपके पास होगा। रिमेंबर दैट, जहां से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वहीं से यही यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा आपके पास, ठीक है। तो जनरल में